अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। सैन्य परिवार को भी किया सम्मानित। कहा, वीर शहीद दुर्गा मल्ल जी का बलिदान हम सबको देता है प्रेरणा। 5 सितंबर से देहरादून में होगा विधानसभा का मानसून सत्र। अनुपूरक बजट को पेश करेगी सरकार। पहले दिन कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास को दी जाएगी श्रद्धांजलि। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की विपक्ष बनाएगा रणनीति। सत्र को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बयान। कहा, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के तरकश में कई तीर। चंपावत में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। नेशनल हाईवे में हुए अतिक्रमण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के बागेश्वर दौरे के दौरान बागेश्वर पुलिस ने बॉबी पवार सहित उनके साथी जतिन दत्त, कार्तिक उपाध्याय, राम गनवाल और भूपेंद्र कोरंगा को गिरफ्तार किया है। इसी मामले को लेकर बागेश्वर एसपी प्रहलाद कोंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी देते हुए बताया कि बॉबी पवार सहित उनके साथियों की गिरफ्तारी धारा 144 और धारा 148 के उल्लंघन के अंतर्गत की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि बॉबी पवार का उद्देश्य बागेश्वर उपचुनाव में खलल पैदा करना था। पूर्व में बॉबी पवार ने पत्र जारी कर बागेश्वर उपचुनाव में युवाओं से गलत तरीके से संवाद करने का ऐलान किया था और अन्य जनपदों के लोगों को बागेश्वर लाकर शांति भंग करने का भी प्रयास किया गया है। बेरोजगार संघ के जो कार्यकर्ता है बॉबी पवार, इनके द्वारा एक प्रशासन को एक सूचना दी गई कि वो खुद बागेश्वर आएंगे और अपने सदस्य हो या युवकों है उनसे मिलना जुलना करेंगे। इसी के क्रम में उनको बताया गया कि यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है और ये इस संबंध में डीएम महोदय द्वारा एक डिटेल लेटर उनको दिया गया और अगर इसमें कोई भी वायलेशन होता है तो नियमानुसार मुकदमा दर्ज करने की भी उनको नोटिस तामील कर दिया गया था। धारा 144 का उनके द्वारा उल्लंघन किया गया। जो भी उनके साथ लोग थे उसमें से अधिकतम लोग बागेश्वर के स्थानिक ना होते हुए हल्द्वानी या अन्य क्षेत्र के थे जो हमारे विधानसभा क्षेत्र से नहीं बिलोंग करते, तो उससे एक इंटेंशन भी क्लियर होता है। तो इसी के तहत तो बागेश्वर से ये खबर आपको बता रहे, जहां उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के बागेश्वर दौरे के दौरान पुलिस ने बॉबी पवार सहित उनके साथी जतिन, कार्तिक, राम और भूपेंद्र को गिरफ्तार किया है। इसी मामले को लेकर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी भी दी, क्योंकि बागेश्वर में उपचुनाव होना है। उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। पुलिस का कहना है कि बॉबी पवार सहित उनके साथियों की गिरफ्तारी धारा 144 और धारा 148 के उल्लंघन के अंतर्गत की गई है। उन्होंने बताया कि बॉबी पवार का उद्देश्य बागेश्वर उपचुनाव में खलल पैदा करना था। पहले भी बॉबी पवार ने पत्र जारी कर बागेश्वर उपचुनाव में युवाओं से गलत तरीके से संवाद करने का ऐलान किया था और अन्य जनपदों के लोगों को बागेश्वर लाकर शांति भंग करने का प्रयास भी किया गया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार सहित उनके साथियों को बागेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि उपचुनाव में खलल पैदा करने, शांति भंग करने जैसी चीजें ये लोग करने वाले थे। क्या जानकारी है? मैम, बताना चाहेंगे कि बागेश्वर जिले में अभी उपचुनाव है और इस उपचुनाव को देखते हुए बॉबी पवार बागेश्वर पहुंचे थे और वो अपना कुछ उनके जो अपना संगठन का जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ का वो अध्यक्ष भी है, उसके ऊपर वहाँ कुछ लड़कों द्वारा जो उनके समस्त जो भी वो लड़के थे तो वो बागेश्वर के कम और बाहर के ज्यादा थे, जैसे कि हरिद्वार, पौड़ी और इस क्षेत्र के ज्यादा थे उसमें। तो उसमें बॉबी पवार को बागनाथ के नमाइश स्टेट के रास्ते में उनको पकड़ा गया और जबकि वहां पर
ऐसा उनका मानना था कि भैया मैं तो यहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए आया हूँ, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। तो उनको वहां से पकड़ के थाना ले गए। थाने से अभी वो कोर्ट में है, कोर्ट में बैठे हैं वो। अब आगे का क्या निर्णय निकलता है ये न्यायालय से ही पता चल पाएगा। जी चलिए मनोज, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के बागेश्वर दौरे के दौरान बागेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर बेरोजगार संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रवक्ता सुरेश का कहना है कि साजिश के तहत सरकार ने बॉबी पवार की गिरफ्तारी की है। साथ ही कहा है कि भाजपा को बागेश्वर उपचुनाव में अपनी हार का डर सता रहा है। यही कारण है कि बॉबी पवार को बगैर किसी कारण के गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि बॉबी पवार को गिरफ्तार करके सरकार ने प्रदेश के हजारों बेरोजगारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। खौफ खाते हैं, उनसे डरते हैं और इसलिए डर के मारे शासन प्रशासन की टीम द्वारा उनको गिरफ्तार करने की एक साजिश रची गई है। कोई धारा 144 का उल्लंघन नहीं, कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। बेरोजगार संघ से इतना क्यों खौफ खाते हैं? उन्होंने प्रदेश के हजारों नौजवानों का भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने तमाम उत्तराखंड के बेरोजगारों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने तमाम बेरोजगारों को ललकारा है और उनको स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि तत्काल बॉबी पवार, राम कंडवाल, नितिन दत्त जी की गिरफ्तारी को तत्काल उनको रिहा किया जाए। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य विधानमंडल दल की बैठक बुलाएंगे और उसमें सरकार को घेरने के लिए तमाम रणनीति बनाई जाएगी। प्रीतम सिंह ने कहा कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे इस दौरान छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि उन्हें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया है। विपक्ष जो है निश्चित रूप से कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आहूत करेंगे और जो विषय तो इतने हैं कि उनको 4 दिन की अवधि में जो समायोजित नहीं किया जा सकता, लेकिन तय करेंगे कि किस तरीके से ज्यादा विषयों को जो है हम सदन के अंदर उठा करके सरकार को घेरने का काम करें। हरिद्वार के बहादुराबाद सरदार सिंह फार्म हाउस में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सीएसआर योजना के तहत दिव्यांग जनों के लिए सहायक उपकरण निशुल्क वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 3 तारीख को कराए गए रजिस्ट्रेशन के आधार पर निशुल्क उपकरण वितरण किए गए। उपकरण मिलने से दिव्यांग काफी खुश नजर आए और सरकार का धन्यवाद किया। वहीं समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि 3 अगस्त को बहादुराबाद विकासखंड में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें 243 दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण किए गए। 110 लोगों को ट्राईसाइकिल, 20 लोगों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल और आर्टिफिशियल अंग वितरित किए गए। तो जी मेरी जो थी वो दूर हो गई। मैंने बैटरी चलित रिक्शा के लिए 3 अगस्त को अपना रजिस्ट्रेशन बहादुराबाद ब्लॉक में कराया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और हमारे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी के कथित प्रयासों द्वारा आज हमारी सभी दिव्यांग भाइयों की समस्या को दूर किया जा रहा है। इसमें हम सभी को जैसे हमारे उपकरण की आवश्यकता है, हमें जिसको बैटरी चलित की उसको बैटरी चलित और जिसको ट्राईसाइकिल की उसको ट्राईसाइकिल, अन्य उपकरण आज हमारे दिव्यांग समाज को यहाँ पर वितरण किए जा रहे हैं। कानपुर के सहयोग से 3 अगस्त को विकासखंड बहादुराबाद में हम लोगों ने यहाँ पे परीक्षण शिविर रखा था। तो करीबन उस टाइम पे 243 लोगों का पंजीकरण हुआ था विभिन्न सहायक उपकरणों में। यहाँ तक कि करीबन 32 प्रकार के हम लोग उपकरण वितरित कर रहे हैं। इनमें से जैसे आप लोग देख भी रहे हैं, ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, बैसाखी है, मोटराइज साइकिल है, कान की मशीन है, कैलिपर्स वगैरह है प्रकार के करीबन जो टोटल जो उपकरण है करीबन 400 के आसपास उपकरण हम लोग 243 लोगों को आज निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश के कारण जोशीमठ के पागल नाला टंगनी पर हाईवे ब्लॉक हो गया। पागल नाले के पास मलबा आने से रोड बंद हो गया, जिसके दूसरी ओर एक घायल व्यक्ति फंसा हुआ था, जिसकी सूचना एसडीआरएफ को दी गई। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू अभियान चलाकर
पागल नाले से व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आगामी दिसंबर महीने में इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रस्तावित किया गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि सरकार लगातार रोजगार के विषय में काम कर रही है और इन्वेस्टर समिट को लेकर गंभीर है। उत्तराखंड में 18 बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना उद्योग लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया सेलाकुई की बात हो या हरिद्वार और रुद्रपुर की, लगातार इन्वेस्टर उत्तराखंड में अपना उद्योग लगा रहे हैं और आगामी दिनों में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने वाला है। प्रत्येक युवा को रोजगार मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। पूर्व में भी आपने देखा कि बंबई जाकर वहां के उद्योगपतियों से मुलाकात की, उनको उत्तराखंड समिट के लिए निमंत्रण दिया और अभी इसी प्रकार दिल्ली में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े उद्योगपतियों से वार्तालाप की और उन्हें उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया ताकि इस समिट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उद्योगपति आएँ और एक अच्छा निवेश उत्तराखंड में हो। उत्तराखंड में बड़े कारखाने लगें, बड़ी फैक्ट्रियां लगें और हमारे उत्तराखंड के नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में WHO के सर्वेक्षण चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजित गुप्ता के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई। हरिद्वार के ACMO डॉक्टर अनिल वर्मा और लक्सर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नलिंद जसवाल भी इस संयुक्त बैठक में मौजूद रहे, जिसमें WHO के सर्वेक्षण चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजित गुप्ता ने बताया कि टीकाकरण से जन्मित कई बीमारियों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के ग्राफ में दर्ज बीमारियों का कारण जानना और जागरूकता शामिल है और सर्वेक्षण के जरिए टीकाकरण के परिणामों का निचोड़ ज्ञात किया जा रहा है। वहीं टीकाकरण में होने वाली नवजात बच्चों की गंभीर बीमारियों का नमूना प्रयोगशालाओं में भेजकर उसकी जड़ तक जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं ACMO डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि एक टीका छोड़कर नवजात के अग्रिम और आवश्यक टीका नहीं लिया जाना भी नवजात बच्चों की गंभीर बीमारियों का एक बड़ा कारण बन रहा है। की तरफ से एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जो एनएम इंजेक्शन लगाती है और बच्चों जो लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो बच्चों को इंजेक्शन कभी नहीं लग पाते उन लोगों को, और जो बच्चे एक इंजेक्शन ले लिया और दूसरा समय पर नहीं लिया उसको ड्रॉप आउट बोलते हैं। कारण क्या है? 100% वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो पा रहा? जैसे मैं WHO उसको पल्स पोलियो को एलिमिनेट किया, उसी के तर्ज पर MR हमारा मिजल्स और रूबेला को 2024 में हमारा एलिमिनेट करने का मिशन। टीकाकरण से बचने वाले जितनी बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां जो कम्युनिटी में होती है, जो समुदाय में होती हैं, ये हमारे पास से रिपोर्ट होकर के आती हैं। जब ये रिपोर्ट होकर के आती हैं तो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर इसका सैंपल भी लेते हैं। ये सैंपल हम लोग लैब में भेजते हैं और फिर लैब के द्वारा पता चलता है कि हम लोगों का टीकाकरण जो है वो कितना कारगर है। तो अभी सर्वेक्षण के तहत कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि पोलियो हो गया, आपका डिप्थेरिया है, यानी कि जो नवजात बच्चा जो जन्म लेता है उसको यदि टिटनेस हो गया उसकी भी हमारे पास में रिपोर्टिंग। हल्द्वानी में रेरा एक्ट के खिलाफ किसानों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। खेतों से मिट्टी लाकर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए SDM कोर्ट से गोलज्यू मंदिर तक पदयात्रा कर विरोध जताया। साथ ही गोलज्यू मंदिर में अपने खेतों की मिट्टी ले जाकर न्याय की मांग की। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। किसानों ने कहा कि आय दोगुनी करने की बात करने वाली सरकार किसानों से उनकी जमीन का हक छीन रही है। साथ ही कहा कि जब तक रेरा के नियमों की आड़ में किसानों का उत्पीड़न होता रहेगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। रेरा कानून हमारे पर थोप दिया गया है। आज से 2 दिन पहले सिटी प्रदेश और नगर आयुक्त मेरे हिम्मतुल्ला गांव में आए थे। मैंने उनको 20 किसानों की जमीन दिखाई। 20 में से सिर्फ एक किसान ऐसा था जिसकी जमीन की चौड़ाई की। ज्यादा सारे आप में से कई मीडिया के साथी भी वहाँ मौजूद थे। ज्यादा सारी जमीनें 30 फीट 35 फीट चौड़ी से अधिक नहीं थी और हमारा जो मुख्य मार्ग है गाँव में वो 15 फीट से ज्यादा नहीं है और अंदर हमसे कहा जा रहा है कि 30 फीट का है। तो इसलिए हम रेरा का पूरे भावरी क्षेत्र के किसान विरोध कर रहे हैं। आज एक अपनी धरती से मिट्टी लेके आए हैं, उस मिट्टी को हम गोलव्यू जो न्याय के देवता है उनके यहाँ चढ़ाएंगे और उनसे न्याय की गुहार करेंगे। जो गूंगा बहरा कानून जो हमारी बात को नहीं सुन रहा है
उनका हम गोलजू के माध्यम से अपने न्याय की गुहार करेंगे। लक्ष्य नगर के खंड विकास कार्यालय परिसर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 24 से 30 अगस्त तक आयोजित सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत प्रदर्शनी आयोजित की गई और इस योजना के तहत महिलाओं ने कार्यालय परिसर में विक्रय प्रदर्शनी लगाई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक मिशन मैनेजर नीलम सैनी के मुताबिक इस विक्रय प्रदर्शनी का आयोजन कुल 3 क्लस्टर्स के उत्पादों के तहत किया गया है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के रूप में ग्राहक भी खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं कुल 10 महिला समूह द्वारा विक्रय प्रदर्शनी के तहत स्टॉल स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 5 स्टॉल ग्रामीणों की आवाजाही संबंधित स्थान पर बनाए गए हैं, जबकि 5 खंड विकास कार्यालय परिसर में लगाए गए हैं। प्रदर्शनी में महिलाओं से हस्त निर्मित हल्दी सहित अन्य घरेलू मसाले और राखियों के अलावा अन्य जन जरूरतों के सामान भी शामिल किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारा सशक्त बहना उत्सव योजना कार्यक्रम 14 अगस्त से 30 अगस्त तक चलाया जा रहा है, उसके लिए हमारे जो समूह की महिलाएं हैं वो बहुत उत्सुक भी हैं और खुश भी हैं, क्योंकि उनको पहली बार मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक पहल शुरुआत की गई है सशक्त बहना कार्यक्रम की, उसके माध्यम से उनको स्टॉल लगाने का मौका मिला है। राखी के अलावा जैसे हाथ से बने हुए क्रोशिये के ऊन के थालप्रोस हैं और काफी सारे प्रोडक्ट महिलाएं तैयार कर रही हैं और उनको फिर वो स्टॉल के माध्यम से और ये जो शुरुआत मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है उसके माध्यम से वो सेल आउट कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना चली है सशक्त बहना कार्यक्रम, उसके अंतर्गत हमारे स्वयं सहायता समूह द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनको हैंडमेड है सभी, उनको बिक्री के लिए, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आमदनी बढ़ सके और एक ऐसा प्रचार जाए कि समाज में शुद्ध भारतीय प्रोडक्ट आए और उनका यूज करें। देहरादून गढ़ी कैंट स्थित शहीद दुर्गा मल्ल पार्क में आजाद हिंद फौज के महानायक शहीद दुर्गा मल्ल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम धामी ने शहीद दुर्गा मल्ल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीद दुर्गा मल्ल के नाम पर गढ़ी कैंट में पार्क बनाने का निर्णय लिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं खुद, हमारे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक यहाँ पर नमन करने आए हैं और शहीदों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर कुछ मांगे की गई हैं कि मेजर धन सिंह थापा द्वार और लाल बहादुर थापा द्वार उसको बनाने की घोषणा मैंने की है, शीघ्र उसको बनाया जाएगा। एक मांग भी है कि बगल में यहाँ पर एक ग्राउंड है, उसका नाम मेजर दुर्गा मल्ल के नाम पर रखा जाए। हम सेना के अधिकारियों से बातचीत करके उसको बनाएंगे, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और शहीदों के सम्मान में हमारी सरकार, धामी जी की सरकार, एक विशाल सैन्य धाम बुनियाल गांव में बना रही है। चमोली के जिला सहकारी बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में 22 करोड़ से ज्यादा का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। ये जानकारी बैंक की 56वीं वार्षिक काम सभा की बैठक में दी गई। सहकारी बैंक 1000 करोड़ से ज्यादा के व्यवसाय वाले बैंकों में शामिल हो गया है। बैठक में बैंक के 476 से ज्यादा सदस्य शामिल हुए। जिला सहकारी बैंक है, इसने कुल लाभ में कह सकता हूं कि 22 करोड़ का कुल लाभ हमारा हुआ है। और बैंक का जो व्यवसाय है, जो बैंक का व्यवसाय पिछले वर्ष हमारा 1383 करोड़ था, जो 1383 करोड़ था, और अब वह व्यवसाय हमारा बढ़कर 1507 करोड़ का बैंक का व्यवसाय हो गया। मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में जो बैंक के व्यवसाय के हिसाब से कह सकते हैं कि जो पहाड़ी राज्यों के जो जिला सहकारी बैंक हैं उनमें व्यवसाय की दृष्टि से हम नंबर 1 होंगे और 1000 करोड़ से ऊपर का बैंक होने में पूरे जो हमारे ग्राहक हैं, काश्तकार हैं, उनका मैं बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।